देखते हैं। हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपने? मरुस्थल का नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या भारत का महान मरुस्थल। फिर हमने कहा था इस मरुस्थल की उत्पत्ति, ठीक है ना, कौन से काल में? टर्शियरी काल में। और चतुर्थक काल के कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। कौन सा काल? प्लीस्टोसीन काल, ठीक है ना, प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल कौन से काल में आता है? चतुर्थक काल के अंदर। उसके बाद अगला क्या लिखा था हम लोगों ने? इसका विस्तार। विस्तार में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी लिखी थी इसकी? 340, चौड़ाई 300 किलोमीटर और ऊंचाई 200 से 300 मीटर, ठीक है ना। फिर क्या लिखा था इसके बारे में हमने? ढाल। वही लूणी नदी लो तो भी ठीक है, गगन नदी लो तो भी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ढाल लिख दिया था। अब सुनना, अब क्या है, इस मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो एक बार तो मरुस्थल को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे पूरा का पूरा। ध्यान नहीं रखना हो, जो ध्यान रखेगा ना मुझे नहीं पता। ठीक है, इधर की तरफ मान लीजिए आपके नीचे क्या जाती है? अरावली। इस अरावली वाले को तो भूल जाओ, ठीक है। अरावली के पश्चिम में आपके क्या है? मरुस्थल। तो आपको पूछे कि भारत के मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां तक है, तो अरावली के पश्चिम में लेकर इधर कौन सी सीमा? ये रेड क्लिफ रेखा और अरावली के बीच में जो भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है, मरुस्थल ही मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल, ठीक है। अब इस थार के मरुस्थल को पढ़ने के हिसाब से, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। मरुस्थल, इस मरुस्थल को अध्ययन के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से दो भागों में बांटा। एक का तो नाम है शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? और एक का नाम है अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है ना, शुष्क और अर्धशुष्क। अब देखो शुष्क और अर्धशुष्क क्या है, इधर देखना कि आपके ये मान लीजिए रेखा है जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि इस लाइन के इधर की तरफ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और इस लाइन के इधर की तरफ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो रेड क्लिफ रेखा और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे? शुष्क मरुस्थल। और इस 25 सेंटीमीटर रेखा से इधर का क्षेत्र, यानी कि पूर्व का क्षेत्र और अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, ठीक है, इधर से इसके इधर वाला और अरावली के इधर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है ना। इस शुष्क मरुस्थल को एक नाम और देते हैं राठी प्रदेश। क्या देते हैं? और इसी राठी प्रदेश की वजह से बीकानेर वाले क्षेत्र में गाय की एक नस्ल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं राठी गाय। सुना होगा राठी गाय? छोटी सी होती है, इतनी सी लाल लाल कलर की, ठीक है ना। लाल कलर की मतलब वो मेहंदी जो खिलता है वो वाला कलर होता है, वो लाल लाल कलर होता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रदेश हो गया? राठी प्रदेश। फिर जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं राजस्थान के मैदान, तब हम लोग लिखते हैं कि राजस्थान का मैदान मरुस्थल और अरावली के बीच में आता है, जिसको कहते हैं राजस्थान का बांगड़। क्या कहते हैं? ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसका एक नाम और है बांगर प्रदेश। फिर मैं बताता भी हूँ क्लास में, मैं राजस्थान में दो क्षेत्र है, एक तो वागड़ और एक बागड़। वागड़ तो नीचे रह जाता है और बागड़ कौन सा आता है? ऊपर वाला। तो यही वाला क्षेत्र क्या है? वागड़ है भैया, बांगर, ठीक है ना। इसी का नाम बागड़ भी मिल सकता है, इसका नाम बांगर भी मिल सकता है। तो ये आपका अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। बांटता कौन है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की तरफ जो भाग है वो तो है शुष्क मरुस्थल, और पूर्व की तरफ जो भाग है वो कौन सा मरुस्थल है? अर्धशुष्क मरुस्थल। अब सुनना, ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में और बांटेंगे, इसको भी दो भागों में और बांटेंगे। शुष्क मरुस्थल जो ये वाला है, यहाँ पर खूब सारे क्षेत्र तो ऐसे होंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के क्या बनते हैं? धोरे बनते हैं, जिसको अपन कहते हैं बालू का स्तूप, और इंग्लिश में कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? आपने इंग्लिश याद नहीं रखनी, वैसे नहीं याद होती, ठीक है। इंग्लिश के नाम पर अपन क्या है? हिंदी। तो अपने इंग्लिश नहीं याद रखनी, अपने क्या रखना? बालू का स्तूप। और देसी भाषा में याद रखे तो धोरा। और मारवाड़ी में गीतों के हिसाब से याद रखना तो याद रखना धोरा मत है झोपड़ी। गाना सुना वो कि नहीं सुना? क्या सुन लो, सुनो। दोरा मत झोपड़ी है, ठीक है। अब सुन लेना,
शुष्क में एक क्षेत्र तो वो होगा जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और एक जहां नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहली बात तो राजस्थान पूरा अपने आप में क्या है, 100%। उस राजस्थान के 100% के 61.11% में क्या है, मरुस्थल। अब ये मरुस्थल अपने आप में क्या है, 100%। इस मरुस्थल के कुछ भाग में तो है बांगड़ और कुछ भाग में है अर्धशुष्क वाला, कुछ में तो है शुष्क और कुछ में क्या है। अब हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, शुष्क का। तो ये शुष्क वाला ये अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, तो जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो इस शुष्क वाले का कितना परसेंटेज है, 58.5%। कितना है? अब जब दो चीजों में से एक चीज 58.5 हो चुकी है तो बची हुई चीज कितनी होगी, 41.5। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये आपका मरुस्थल था। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, एक वाला अर्धशुष्क और एक वाला शुष्क। शुष्क वाले में 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है या कम बारिश होती है, और अर्धशुष्क में 20 से 40 या 50 तक होती है, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और शुष्क वाले को हम लोगों ने दो भागों में और बांटा, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है, 58.5%। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, 41.5%। ये बालू का स्तूप मुक्त क्यों है, यहाँ पर बालू का स्तूप क्यों नहीं बनते हैं, कारण सुनना। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। मान लीजिए जो पेट्रोल है वो क्या है, मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। इस क्षेत्र में मिट्टी नहीं पाई जाती, मिट्टी नहीं पाई जाती तो क्या पाया जाएगा, पृथ्वी पर क्या दिखते हैं, दो ही चीजें, या तो मिट्टी या पत्थर। मिट्टी नहीं है तो क्या मिलेंगे, पत्थर। और पत्थर किसके बनाते हैं, पहाड़ों के। तो यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? पथरीला। और इस पथरीले मरुस्थल को कहते हैं हमादा। क्या कहते हैं? ये आपके सवाल कितनी बार तो पूछा गया है, और आरएस जैसे जो बड़े एग्जाम होते हैं उसके अंदर रिटर्न में लिखने को पूछ लेना था हमादा किसे कहते हैं। तो याद रखना हमादा क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पाया जाने वाला पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है, हमादा कहलाता है। अब यहाँ पर धोरे क्यों बनते हैं, यहाँ पर धोरे, अभी मैंने क्या कहा था, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। मान लीजिए पेट्रोल क्या है, मिट्टी है और गाड़ी चल रही है। अब पेट्रोल जैसे खत्म होगा गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो मान लीजिए गाड़ी चल रही है, गाड़ी के धीरे होने या गाड़ी के रुकने की वजह से या गाड़ी के बीच में कोई आ गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर ये हवाएं हैं, हवाओं के साथ क्या चल रही है, मिट्टी चल रही है, और इस मिट्टी के या तो हवाओं की गति के धीरे होने के कारण या इस हवाओं के बीच में किसी चीज के अवरोध के आ जाने के कारण मिट्टी वहां पर जमा हो जाती है, और उस वजह से क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? नहीं डाउट? ठीक है, अब लिखना शुरू करो। बालू का स्तूप के प्रकार। क्या बोल रहे हैं, बालू का स्तूप के प्रकार। और पहला प्रकार है बर्फ। क्या है? अब हमने कहा, मान लीजिए आपके क्या चल रही पवने, इस पवनों की वजह से अर्धचंद्राकार आकृति। कैसी आकृति? ये ऐसे होता है अर्धचंद्र, अर्धचंद्राकार आकृति में जो आपके बालू का स्तूप बनते हैं इसको क्या कहते हैं, अपने बर्फ। ठीक है, और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहीं बनते हैं। तो ये आकृति कैसी है इनकी, अर्धचंद्राकार। ठीक है, और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहीं बनते हैं चंद्रा कैसे लिखते हैं, अर्धचंद्राकार। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्थान में कहीं बनते हैं तो कहाँ बनते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पर? और शेखावाटी क्षेत्र में भी अगर आपसे कोई जिला पूछे तो पर्टिकुलर एक जिला है चूरू। ठीक है ना, याद रखना ये जो बालू का स्तूप है सबसे ज्यादा गतिशील है, मतलब चलते सबसे ज्यादा कौन है, यही। बाकी वाले तो यहाँ बैठ रहते हैं, इनको कहते हैं चुपचाप यहाँ बैठ रहे तो बैठ रहते हैं, पर ये नकटा होता है। क्या होता है? नकटा। और नकटा क्या करता है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। तो सबसे ज्यादा गतिशील कौन से होते हैं, यही होते हैं, सर्वाधिक गतिशील। ठीक है ना, अब सर्वाधिक गतिशील होने की वजह से ये आज यहाँ थे, कल कहाँ होंगे, कहीं और। ठीक है, अब कल कहीं और होने की वजह से मरुस्थल को सबसे ज्यादा कौन बढ़ाते हैं, यही बढ़ाते हैं। तो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार भी कौन है, बरखान है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अर्धचंद्राकार आकृति में बने हुए बालू का स्तूप जो कि सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं और मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो कौन से हैं, बरखान। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, और पर्टिकुलर एक जिला पूछ लिया जाए तो चूरू में।
कोई समझने लायक चीज इसमें बाकी रहेगी तो बताओ। नहीं ठीक, लिखो। चलो हाँ लिखो। ऐसे बना दे सर। ऐसे बना लो। तो मैं क्यों कर रहा हूँ लिखने का मतलब ये है किसको बनाना है। तुम देख लो मैं बताऊंगा और फिर तुम ना 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 ना, क्योंकि मैं तो थक गया बनाते बनाते। जल्दी बनाओ। आधा चांद बनाना है, पीछे हमारी लाल नहीं, उसके और कुछ नहीं करना। दिख रहा है लड़कियों को चांद हुआ तो सर्वाधिक गतिशील और नीचे लिखना मरुस्थलीकरण का कारण। मरुस्थलीकरण का क्या लिखना है इसको? कारण। मरुस्थलीकरण का कारण, मरुस्थलीकरण का कारण। और आकृति के नीचे जरूर लिखना अर्धचंद्राकार। क्या लिखोगे? अर्धचंद्राकार। लिख दिया? सबने लिख लिया? कि कोई ऐसा है तो लिख रहा है? नहीं लिखा हो तो लिखना है, आसपास से देख के माफ तब तक तुम्हारे लिए रुकेगा। तो ये कौन सा था? बरखान था। अब दो एक साथ समझते हैं। कितने एक साथ समझते हैं? दो। एक तो लिखना है अनुप्रस्थ। एक क्या लिखना है आपके? अनुप्रस्थ। और एक लिखना है अनुदैर्घ्य। एक तो अनुप्रस्थ और एक आपके अनुदैर्घ्य। सुनो देखो क्या होता है। मान लो हवा चल रही है इधर, ठीक है, और बीच में कुछ आ गया और उस बीच में आने की वजह से जो बालू का स्तूप बन गए वो इस हवा के समकोण में बन गए। हवा के क्या बन गए? समकोण में। मान लो हवा की तरफ आगे बढ़ाएं तो ये कौन कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री कौन को क्या कहते हैं? समकोण। तो हवा के समकोण में जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। कौन से कोण में बनेंगे? समकोण में। कौन से वाले कहलाएंगे? अनुप्रस्थ कहलाएंगे। ठीक है। और ये अगर सबसे ज्यादा कहीं बनते हैं तो वो बनते हैं आपके एक तो बाड़मेर में और एक बनते हैं जोधपुर में। ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर। ये तो थे आपके अनुप्रस्थ जो हवा के समकोण बनते हैं। वो कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ। सबसे ज्यादा कहाँ बन रहे हैं? बाड़मेर और जोधपुर में। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य की। ठीक है, मान लीजिए आपकी हवा चल रही है। ये क्या चल रही है? अरे देर तक हवा चल रही है और इस हवा के चलते चलते हवा की ही दिशा में बन गए। क्या बन गए? हवा की दिशा में। वो समकोण थे, ये कैसे बन रहे हैं? समानांतर। हवा की दिशा के क्या बन रहे हैं? समानांतर या समानांतर। तो वो तो थे अनुप्रस्थ और ये हो गए ये बाड़मेर और जोधपुर में थे। ये बनेंगे आपके सबसे ज्यादा जैसलमेर। ठीक है, लिखो बना लो इनको ऐसे कैसे। अनुप्रस्थ में पहले ये चित्र बनाना है, फिर लिखना है समकोण पर बनते हैं और लिखना सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में। वो अलग है बेटा, वो अलग है बिल्कुल। सारे बता दूंगा, मन की शंका में सारे मिटा दूंगा, डर ही मत तू। कौन था ये? कौन सोच रहा था अक्सर मैं भी यूट्यूब पे बोल के? क्या हो गया? यूट्यूब वालों को क्या बोलना है? लाइक सब्सक्राइब। हाँ, यूट्यूब वालों के बच्चे कह रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट तो तुम लोग कर ही दिया करोगे। कमेंट नहीं कह रहे हैं।
ये बातें रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पर और देख लीजिए। लाइक करो, कमेंट करो। तो जब तक तुम चित्र बना रहे हो यूट्यूब वालों को देख लेना चुटकुला थोड़ा तुम वो देख के क्या हंस लेंगे, पर वो भी चित्र बनाएंगे ना। बना लिया तो बताया करो कि बना लिया, कि मैं तुम्हारे कौन सा जेठ लग रहा हूँ, कि जेठ जिसे बोलते नहीं अपने बेटा दूं। हाँ कोई पेड़ आ जाए मान ले, दीवार आ गई मान ले, कुछ भी आ गया मान ले, सलमान खान खड़ा हो गया बीच में मान ले, टकरा गई, ठीक है। अब बोला तारा कैसा है, तारा नुमा। हवाएं कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। अभी हवाओं को आगे बढ़ा, ये कौन सा कौन बना है, ये आपके बालू का स्तूप है, ये क्या है बालू का स्तूप है। अब कौन कौन सा बन रहा है यहाँ पर देख, 90 डिग्री का कौन बन रहा है, नहीं बन रहा, इसी को समकोण कहते हैं। समानांतर ये होता है, ये हवाएं यूं भी चल रही है और हवाओं के साथ साथ ये कैसा बना है, ऐसे तो होते हैं समानांतर। अगर ये 90 डिग्री का कौन बना, ये कौन से हो गए बालू का स्तूप अनुप्रस्थ वाले, ठीक है ना। ठीक, अब सुन देखो अगला, देखो तारा नुमा। अगला कैसा लिखना है, तारा नुमा स्टार टाइप में। अब स्टार टाइप बनते कैसे हैं कि हवाएं हैं इधर से चल रही, हवाओं के एकदम से मन हो गया इधर से नहीं जाना, इधर क्या है ट्रैफिक ज्यादा है, हवाओं में कहते इधर से नहीं इधर से चलेंगे, हवाओं ने अपना क्या है दिशा पलट ली। फिर इधर से कहते नहीं नहीं इधर से भी क्या है मन नहीं, इधर कुछ हरियाली नहीं है, इधर छोड़कर इधर आ गई। हवाएं अनियमित हो जाती, क्या हो जाती है अनियमित। उन हवाओं के अनियमित होने के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं, तारा नुमा। अब तारा नुमा बनेगा तो क्या होगा, मान लीजिए इधर से हवा आ रही थी आपके पहले, ठीक है, तो इधर से आ रही थी हवा, तो ये एक तो ये बन गया, फिर हवा ने एकदम फिर दिशा घुमा ली और ये बन गया, फिर हवा ने फिर दिशा घुमा ली ये बन गया, फिर ये घुमा ली तो ये बन गया। तो याद रखना तारा नुमा की एक खासियत और होगी कि इनकी भुजाएं 3 या 3 से ज्यादा होंगी, 3 या 3 से अधिक भुजाएं होंगी, 3 या 3 से अधिक भुजा। और फिर वही कि सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, एक तो जैसलमेर और दूसरा एक गंगानगर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सूरतगढ़, वहां पर सबसे ज्यादा बनते हैं। एक आपके कहाँ बनना है जैसलमेर, जैसलमेर और दूसरा है आपके सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर है, गंगानगर में, कहाँ है, ठीक है बना लो। हवाओं का अनियमित होना के कारण ये बालू का स्तूप बनते हैं और 3 या 3 से अधिक इनकी क्या होंगी भुजाएं होंगी, भुजाएं। बना लिया, पक्का बना लिया बेटा तुम्हें। तारा नुमा, तारा नुमा के बाद वो पीछे से किसी ने आवाज लगी कि कौन सा रे, कौन सा था अगला वाला, परवले का दिया पैरा बॉलिंग, ठीक है। अगला क्या देखिए तो लोग पैरा बॉलिंग, पैरा बॉलिंग या हिंदी में इसी तो क्या नाम देंगे परवलया वलयाकार, ठीक है। हिंदी में कम ही पूछेगा, अंग्रेजी में ज्यादा पूछेगा, ठीक है। सुनो देखो क्या होता है इसमें। हमने बरखान बनाया था, बरखान कैसा बनाया था, कैसा बनाया था अर्जुन, और बरखान थोड़ा आगे से क्या होता है तीखा और होता है, ये जो है ना इसके वो निकले हुए ज्यादा होते हैं। लेकिन
पैराबोलिक क्या होता है, बरखान की आकृति का विपरीत होता है, यानी कि ऐसा होता है, और तीखा कम होता है। क्या होता है, ये इधर से तीखा ज्यादा है, ये इधर से तीखा कम है। तो पैराबोलिक क्या होगा, बरखान की आकृति के एकदम विपरीत होगा, और इसकी जो भुजाएं हैं वो आगे की तरफ ज्यादा निकली होंगी, लेकिन इसकी भुजाएं आगे की तरफ नहीं निकली होती। ठीक है, ये पैराबोलिक होता है। अब इसको अगर तुम ढंग से देखो, या इसी को मैं यूं बनाऊं आड़ा, तो लड़कियां जो होती हैं, जब लड़कियों के बाल आगे की तरफ आते हैं, है ना, यूं आगे आते हैं, तब वो यूं करके पीछे और क्या डालती हैं, यहाँ पर क्लिप डालती हैं, हेयर पिन, हेयर क्लिप कहते हैं उसको। इस हेयर पिन की आकृति भी इसी के जैसी ही होती है, वो होती है ना, बीच में उसको कट कट करते रहते हैं, इस वजह से इसका एक नाम और है हेयर क्लिप। हेयर क्लिप बालू का स्तूप, कौन से वाले, हेयर क्लिप। तो लड़कों को तो ये जिंदगी में याद रहेंगे, रहने भी चाहिए कि पैराबोलिक कैसे हैं, लड़कियों की हेयर पिन के जैसे, लड़कियों जैसे नहीं है, हेयर पिन के जैसे, ठीक है ना बेटा, हेयर क्लिप के जैसे। क्या होगा, तुम्हारे जैसा कुछ नहीं देखो, ठीक है। ये आपके कौन से थे, पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब एक तो क्या लिखना है इसके अंदर, बरखान की आकृति के विपरीत। क्या है, ठीक है। और दूसरा, राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई बालू का स्तूप पाया जाता है तो कौन से पाया जाता है, पैराबोलिक। तो राजस्थान में ये क्या है, सर्वाधिक। दूसरा पॉइंट लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक। और किसको बनाना, राजस्थान में सर्वाधिक। मैंने कहा लड़कियों के हेयर पिन, तो लड़कियां चेक करने लगी हेयर पिन निकाल के, इसके जैसे ही है कि नहीं है। सौभाग्य की बात है कि लड़के हेयर पिन नहीं लगाते, वरना तो वो तो भी हाथों हाथ यहाँ पर देख के नाप और लेते हैं कि हाँ है तो सही हेयर पिन जैसा। कोई लड़का कह रहा होगा सर जेब में बीड़ी का बंडल अगर दब जाता है, बीड़ी की थोड़ी सी कैसी हो जाती है, पैराबोलिक के। जल्दी लिख लो, लिखने के बाद कह देना सर लिख लिया। इतना जल्दी हेयर पिन तो लिखो रे, हेयर पिन या हेयर क्लिप तो लिखो। लड़कियां तो जानकर लिखो हेयर क्लिप, और लड़के इसलिए लिखो कि अपने पास क्या नहीं है, हेयर क्लिप। वापस समझाओ, ये मुझे मतलब सर ये वाला वापस समझो। ये कुछ चल रही और हवा है, तुम्हारे कहने से चढ़ी चलेगी। तभी तो हम क्या कहते हैं, पंछी पवन, क्या कहते हैं, पंछी और पंछी, नदियां, फिर कहते हैं पवनों के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें। एक ही डायलॉग बार बार कितनी बार, आज तो कोई उदास नहीं है ना, वरना मैं उदास होता भी सुना दूं यहाँ पे। लखन कोई उदास है क्या, कौन उदास है, पिंटू उदास है। कि ना हो उदास, तुझे भी देख के कोई जीता है, और ना फेंक पानी में पत्थर, पानी में भी कोई फिर वो बेटक की लुगाई बाहर है। ठीक है, इससे अच्छा आपने पहले जोड़ा के रखो, याद रखो। हाँ लास्ट देखो, लास्ट का एक और देखो, इसका नाम है सीप। क्या नाम है, सीप। सुनो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये क्या है आपका, बरखान है। अब मान लो हवाएं बरखान में यूं चल रही हैं, ठीक है, और हवाओं ने ये चली, यूं तो नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे, यूं चलेंगे। हवाओं ने अपनी दिशा घुमा ली, हवाओं ने दिशा अपनी कैसी कर ली, यूं कर ली। अब दिशा यूं कर ली, तो ये वाली जो इसकी भुजा है वो आगे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, ये आगे आगे बढ़ गई, इसकी वजह से इसका नाम क्या बढ़ गया, सीप। यानी कि बरखान में हवाओं को अपनी दिशा के परिवर्तन के कारण जो बरखान की एक भुजा आगे बढ़ जाती है, तो निर्मित संरचना क्या कहलाती है, सीप कहलाती है। ये मैं लिखवा देता हूँ, लिखो। पहले ये दो चित्र बना लो, एक और एक, जल्दी से, फिर मैं लिखवा दूँ उसको एक लाइन में। सीप, ठीक है ना। क्या हो गया तुम्हें, कौन सी आ रही है? यहाँ मैं क्लास में, यही सामने मैं कैमरे की हूँ, आजा। लिख लिया, राहुल कर रहा है आपका,
कौन सा वाला राहुल? दो है क्लास में? आज एक राहुल आ रहा है, नहीं वरना राहुल 3 हो जाते हैं। देखिए देखो इसके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण, हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण बरखान की एक भुजा का, बरखान की एक भुजा का आगे बढ़ जाना, बरखान की एक भुजा का आगे बढ़ जाना, तो जो निर्मित होगा वो कौन सा वायु का स्तूप होगा आपके? सी होगा। ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो। तो नहीं समझा ना मेरे को, ये क्या लिखना बार बार। अब सुनो, देखो मरुस्थल है तो मरुस्थल में पेड़ पौधे क्या बड़े बड़े होंगे या छोटे छोटे होंगे? हैं? मरुस्थल में पेड़ पौधे होंगे? नहीं होंगे, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी चिट्टे से। ठीक है, इन झाड़ियों के आसपास खूब सारे से क्या बनते हैं आपके? बालू का स्तूप बनते हैं। इसको कहते हैं सरब का पीस। क्या कहता है? सरब का पीस। जैसे मान लो ये कोई आपकी छोटी सी झाड़ी है, ठीक है, छोटी सी कोई झाड़ी है, इस झाड़ी के आसपास यहाँ पर मिट्टी क्या होगी? जमा। ठीक है, इसके आसपास यहाँ मिट्टी क्या होगी? जमा। तो इस झाड़ी के आसपास चारों ओर मिट्टी के जमा होने की वजह से जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन से होते हैं? सरब का पीस। सरब का पीस है, सब्र का पीस मत करना, सरब का पीस। गाना लिखा था, हाँ दंडक लगा क्या? शब्द अब देख, अब क्या है? सरब का पीस। हिंदी नहीं आती? हिंदी बताओ यहाँ पर, इधर देख, इधर पहले स प्लस र, उसके आगे अ, फिर ब, फिर अ, ये बना है सरब। हिंदी में कहावत चलती है कि पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। जो सिर पे चढ़ के नाटक करने की कोशिश करोगे नीचे गिरा दूंगा, पैरों में रहोगे, आशीर्वाद में रहोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। वो वाली सी बात है, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। तो ये सरब जाए ऐसे लिखते हैं, सरब का पीस। ठीक है, का पीस, सॉरी लिखो। मरुस्थल में छोटी झाड़ियों, मरुस्थल में छोटी झाड़ियों तथा वनस्पति के, मरुस्थल में छोटी झाड़ियों, मरुस्थल में छोटी झाड़ियों तथा छोटी झाड़ियों तथा वनस्पति के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप। मरुस्थल में छोटी झाड़ियों तथा वनस्पति के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप। और ये आपके बालू का स्तूप सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। लिख दिए? ठीक है, अब एक बार कर ले रिवीजन। बालू का स्तूप कितने प्रकार के लिखे? 7 प्रकार के, है ना। सबसे पहले कौन सा था? बरखान, और उसके बाद में अनुप्रस्थ। ठीक है, तो सारे सर आप, हाँ, अब कौन सा मरुस्थल है आपके? अर्ध शुष्क या, सुन लेना, वापस नक्शा बना लेते हैं एक बार। इसके इधर वाला तो कौन सा था? शुष्क वाला, जिसको पढ़ने पढ़ लिया। ठीक है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि शुष्क मरुस्थल के बाद में कौन सा मरुस्थल आता है, कौन सा आता है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहाँ है, तो शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच में क्या स्थित है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, या यूं कहा जाए 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है? ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। और इधर क्या है? 50। अरावली क्या है? इस अरावली के ऊपर से एक समवर्षा रेखा निकलती है, इसका नाम है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच में क्या है? अर्ध शुष्क है। ठीक है, और इसी का एक नाम एक नाम क्या? शुष्क। और अरावली के बीच में भी क्या है? तो अर्ध शुष्क है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क के दो बात बन जाती है। अगर समवर्षा रेखा से पूछ ले तो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में, और अगर मैदान या मरुस्थल और अरावली के बीच में पूछे तो शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच में क्या है आपके? अर्ध शुष्क है। ठीक है, अब सुनना,
जैसे हमने शुष्क वाले को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? 2। इसी प्रकार अर्ध शुष्क वाले को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटेंगे? 4 भाग। कितने में? 4। वापस बनाएंगे अपन, ठीक है? एक बार समझ लो पहले इसको। इसको तो भूल जाओ एक बार के लिए। इधर आओ, इसमें 4 भाग है। पहला भाग नीचे आता है आपके लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूणी बेसिन। उसके ऊपर आता है आपके नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, गाना नहीं है गोरी नाचे रे नागौरी नाचे, तो नागौरी उच्च भूमि। इसके ऊपर आता है शेखावाटी अंतः प्रवाह। शेखावाटी अंतः प्रवाह। शेखावाट आपके जो ये सीकर और झुंझुनू और चूरू वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी। अब चूरू में तो कोई नदियां चलती नहीं है, तो सीकर और झुंझुनू के अंदर एक अंतर प्रवाह वाली नदी चलती है, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर तो नहीं चलती, मतलब कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होता है उसको खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ से आई थी और कहाँ जाऊंगी, ठीक है? तो ऐसी एक नदी जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी? और कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी। वहां पर तंवर वंश का शासन हुआ करता था, इस वजह से कौन सा क्षेत्र कहलाया? तोरावाटी। और इस शेखावाटी अंतर प्रवाह के ऊपर एक बेसिन और है जिसका नाम है गग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन? गग्गर बेसिन। अब इन चारों की अलग अलग सी कुछ विशेषताएं हैं, उनको समझना है, ठीक है? तो पहले कौन सा समझे? बताओ। जो सलमान खान कहेगा वो समझे। बताओ सलमान, पहले कौन सा समझे? गग्गर बेसिन सबसे पहले समझते हैं। गग्गर बेसिन, जो इसने कह दिया गग्गर मतलब गग्गर। तो गग्गर बेसिन का विस्तार अगर आपसे कोई पूछे कहाँ है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, जहाँ गग्गर नदी चलेगी वहीं, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे नदियों में। गग्गर नदी का राजस्थान में उपवास क्षेत्र कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। गंगानगर और हनुमानगढ़ हो गए, ठीक है? और फिर भी ऐसे याद रखिए इंग्लिश में ABCDEFG, जी के बाद क्या आता है? जी के बाद क्या लिखा है? H, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर एक विशेषता है काठी। क्या है? या इसी का नाम है बग्गी। क्या नाम है? काठी या बग्गी। ये क्या होती है काठी या बग्गी? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में गग्गर बेसिन के अंदर चिकनी मिट्टी पाई जाती है और उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी है? चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है, जिसके अंदर गन्ना, चावल, गेहूं इन सब की खेती होती है। वो मिट्टी क्या कहलाती है? काठी या बग्गी कहलाती है। तो एक चिकनी है और कैसी है? उपजाऊ मिट्टी है। चिकनी और उपजाऊ, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं किसकी? शेखावाटी अंतः प्रवाह की। किसकी बात करें? शेखावाटी अंतः प्रवाह की। अंतः प्रवाह मतलब वही नदी जिसका पानी कहाँ समाप्त होगा उस नदी को खुद को नहीं पता है। बारिश आ गई तो पानी आगे तक जाएगा, बारिश नहीं आई तो नदी वहीं तक समाप्त हो जाएगी, ठीक है? मैं तो सोचता हूँ कि इस नदी ने जो है अंतः प्रवाह वाली जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। किसकी वजह से ये शेखावाटी अंतः प्रवाह वाला है? कांतली नदी। कौन सी नदी? ये नदी अगर थोड़ी सी बेरहमी कम करती, ठीक है? यहाँ पर मान लो आपके खत्म होती है सीकर की बाउंड्री, और सीकर की नदी थोड़ी सी आगे क्या है? चूरू हो जाता है, तो थोड़ी सी नदी आगे चलती तो शायद चूरू तक चली जाती। और फिर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जिसमें नदी नहीं है, वो कौन सा जाता? बीकानेर। चूरू में नदी पहुंचा दी ना हमने। अगर मान लो ये नदी आगे जाती तो, लेकिन गई नहीं। पेट्रोल कहाँ तक खत्म हो गया? यहीं पर खत्म हो गया। थोड़ा पेट्रोल और होता आगे चली जाती, ठीक है? ध्यान रखना। तो कौन सी नदी है? कांतली। और इस कांतली का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ा है प्राचीन नाम वाला। कौन सा नाम वाला? प्राचीन नाम वाला, उसमें देखना। एक तो शेखावाटी और एक तोरावाटी, दोनों को अलग अलग समझाया। शेखावाटी मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू। तोरावाटी का मतलब है सीकर और झुंझुनू, जहाँ पर कांतली नदी का क्या है? अपवाह क्षेत्र है, ठीक है? ये अंतः प्रवाह की बात। उसके बाद यहाँ पर खूब सारी कुछ बातें हैं, जैसे एक शब्द आता है यहाँ पर आपके जोहड़। क्या आता है? जोहड़। पानी के कच्चे कुएं जो इस शेखावाटी वाले क्षेत्र में कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र के आसपास जो पानी के कच्चे कुएं बनते हैं उसको क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं, ठीक है? तो जोहड़ क्या है? पानी के कच्चे कुएं। याद रखना, अलवर का एक आदमी है जिसका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह ने तुम जैसे टावरों को वापस बताया था जोहड़ क्या होते हैं, मतलब जोहड़ का महत्व को वापस पुनः जीवित करने वाला कोई व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था? राजेंद्र सिंह। कहाँ का था? अलवर का। और इसी राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा। तो आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछे जोहड़ वाले बाबा कौन है, तो कौन है? राजेंद्र सिंह। कहाँ के हैं? और जोहड़ क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र में, इस अंतः प्रवाह वाले क्षेत्र में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं।
अर्थ। एक तो जोहर है, जोहर इतिहास में पढ़ते हैं, रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, गर्मावती ने जोहर किया था, और ये क्या है? जोहर है। ठीक है, इसमें एक शब्द और आता है आपके सर। क्या आता है? सर। सर का मतलब है कि मानसून, यानी कि जब आपकी बारिश हो रही है तो बारिश के समय बनने वाले छोटे छोटे तालाब को क्या कहते हैं? सर कहते हैं। इधर बीकानेर और चूरू के साइड में गाँव के नाम भी ऐसे हैं, सालासर है, लूणकरण सर, नार सर, ये सर, वो सर। जिन नाम के पीछे सर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इस गांव में पहले तालाब हुआ करता था। ठीक है, छोटा सा तालाब होता था, इसका नाम क्या है? सर है। ठीक है, तो सर कौन सा? सर का मतलब क्या है? मानसून के समय बनने वाले कच्चे कुएं, सॉरी तालाब। ठीक है ना? हाँ, और जोहर का मतलब क्या है? कच्चे कुएं। और सर का मतलब क्या है? तालाब। एक शब्द और है, एक शब्द और आता है यहाँ पर, बीड़। क्या आता है? बीड़। जो लोग गांव के हैं उनको पता होगा कि कुछ खेत गायों के या भैंसों के चरने के लिए छोड़े जाते हैं, जिसमें खेती नहीं की जाती, तो वो जगह जो गायों या भैंसों के लिए चरने के लिए छोड़ी जाती है उसको कहते हैं चारागाह भूमि। तो इस क्षेत्र में, शेखावटी अंतःप्रवाह वाले क्षेत्र में आपके जो चारागाह भूमि है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बीड़ कहते हैं। ये आपके शेखावटी अंतःप्रवाह पूरा हुआ। एक तो कांटी नदी का प्रवाह है जिसको दोरापट्टी कहते हैं, फिर एक जोहर है, कच्चे कुएं, सर यानी कि मानसून वाले तालाब, और बीड़ मतलब चारागाह भूमि। फिर बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि इधर लिख लेते हैं, नागौरी उच्च भूमि। इस नागौरी उच्च भूमि को समझने के दो ही बातें याद रखनी है। एक तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे ज्यादा झीलें अगर कहीं पर है तो नागौरी। राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलें अगर कहीं पूछ ली जाए तो उदयपुर में, लेकिन खारे पानी की सबसे ज्यादा झीलें पूछ ली जाए तो कहाँ है? नागौर में। तो एक तो नागौरी उच्च भूमि में क्या है? खारे पानी की झीलें। ठीक है ना? और दूसरा इसका एक निकलता है कुबड़ पट्टी। क्या निकलता है? कुबड़ पट्टी या बांकी पट्टी, बांका पट्टी। होता क्या है कि नागौर से अजमेर के बीच में, मान लीजिए आपका नागौर और अजमेर है, इसके बीच में यहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? फ्लोराइड की मात्रा। इस फ्लोराइड की मात्रा की वजह से इंसान के शरीर में खूब सारे से रोग होते हैं, शरीर के अंदर कहीं कहीं से कुबड़ निकलते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। तो पूछ ले कुबड़ पट्टी कहाँ? तो नागौर से अजमेर के बीच में, और इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना? ये था आपके नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद बात करें लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को थोड़ा सा याद रखना है कि हम लोगों ने जब आर्ट कल्चर पढ़ रहे थे और आर्ट कल्चर में जब भाषाएं पढ़ी थी तब मैंने कहा था कि दक्षिणी जोधपुर और पाली जालोर का वो क्षेत्र जहाँ पर लूणी नदी का प्रवाह है वहां पर एक भाषा बोली जाती है, और वो भाषा थी गोडवाड़ी भाषा। बोला होगा गोडवाड़ी। ठीक है, तो इस वजह से इस लूणी नदी के बेसिन को एक नाम और दिया जाता है और वो नाम है गोडवाड़। क्या नाम है? गोडवाड़। ठीक है, तो एक तो याद रखना है गोडवाड़। गोडवाड़ कहाँ है? तो एक तो पाली, और पाली के साथ साथ मारवाड़ का वो एरिया जहाँ पर लूणी नदी चलती है। मारवाड़ का वो एरिया जहाँ लूणी नदी चलती है। मारवाड़ का एरिया है तो आपके जोधपुर, ठीक है, जालोर और सिरोही और बाड़मेर। ठीक है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि मेन आपके गोडवाड़ किसको कहते हैं, तो एक तो आपकी पाली और एक जालोर। क्या कहते हैं? गोडवाड़ कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी? गोडवाड़ी। फिर याद रखना इस लूणी नदी, जब ये लूणी नदी बाड़मेर में जाती है तब वहां पर बाड़मेर की जो मिट्टी है उसमें लवणीयता क्या है? ज्यादा है। लवणीयता ज्यादा होने की वजह से जो बाड़मेर के अंदर पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? लवणीय पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणीय पादप। तो इसमें एक विशेषता ये, लवणीय पादप कहाँ पाए जाएंगे? बाड़मेर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर अगला इसमें की विशेषता निकल कर आती है आपके कि नेहर रन। क्या है? नेहर रन। जालोर में जो आपका ये आपके क्या है? लूणी नदी है। इस लूणी नदी के अम्बा क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? नेहर रन कहलाता है। कहाँ कहलाता है? जालोर में। तो नेहर शब्द पूछ ले जालोर, गोडवाड़ पूछ ले तो पाली और जालोर, लवणीय पादप पूछ ले तो बाड़मेर। ठीक है, एक शब्द लास्ट में और आता है इसके, काला भूरा डूंगर। क्या है? काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर क्या है? तो पाली में जो आपका ये, मान लीजिए आपका कहीं पर ये लूणी बेसिन है पूरा, इस लूणी बेसिन के पूर्वी दिशा में इसकी जो पूर्वी सीमा का निर्माण करता है वो है आपका काला भूरा डूंगर, जो कहाँ पाया जाता है? पाली। ठीक है, तो ये आपके अर्ध शुष्क
जो मोलस्कर था, जो बांगर प्रदेश था, उसकी चारों की विशेषताएं वापस सुन लेना। कितने भाग हैं? 4। लूणी बेसिन, नागौरी उच्च बेबी, शेखावटी हृदय प्रवाह और सबसे पहले गग्गर बेसिन कहाँ विस्तार है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चिकनी और उपजाऊ मिट्टी। उसके बाद में क्या था? शेखावटी हृदय प्रवाह। कौन सी नदी? अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? जोहर क्या होता है? कच्चे पानी के कुएं। सर क्या है? मानव समुद्र में बनने वाले तालाब। और बीड़ क्या है? चारागाह भूमि। जोहर के लिए एक आदमी कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह, जिसको क्या कहते हैं? जोहर वाला बाबा। कहाँ का था राजेंद्र सिंह? ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा था? नागौरी उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ हैं? नागौर में। और नागौर और अजमेर के बीच में एक पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा क्या है? ज्यादा है। इसको क्या कहते हैं? फ्लोराइड पट्टी या भाखड़ा पट्टी। ठीक है। उसके बाद में था लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में एक था गोडवार। गोडवार क्या था? पाली और वो मारवाड़ का क्षेत्र जिसमें जो है आपके लूणी नदी चलती है, जैसे जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही मुख्यतः क्या है? तो पाली और जालौर। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था कि बाड़मेर में जो है मिट्टी क्या है? लवणीय ज्यादा है, उस वजह से यहाँ पर कौन से आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं? लवणीय पादप। फिर एक नहर रण कहाँ बनता है? तो जालौर में। और एक आपके था काला बुरा डूंगर। तो काला बुरा डूंगर कहाँ पर है? पाली में है, जो कि इस लूणी बेसिन की क्या है? पश्चिमी सीमा बनाता है, पूर्वी सीमा बनाता है। इसका मतलब तुम क्लास में जिंदा तो हो, मैं सुन रहा, तुम लोग सो गए सारे के सारे। कौन सी सीमा बनाता है? पूर्वी। आया समझ में? कोई डाउट, कोई सवाल? ठीक है, बाकी की बात। ठीक है, धन्यवाद।